हेलो कैंडी स्टेपर्स। तो आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं अस्थमा के बारे में। तो चलो देखते हैं अस्थमा क्या होता है। डेफिनेशन: अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ एयरवे कॉज्ड बाय द एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकाई रिजल्टिंग इन रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयरवे ड्यू टू ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन दैट इज स्पास्म, congestion and thickening of walls of bronchi and accumulation of mucus. अस्थमा एक क्रोनिक लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी डिसीज है। इन्फ्लामेटरी दैट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑकर होता है एयरवे में। मेनली उसका जो कॉज है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण होता है, जो कि ब्रोंकाई के एलर्जिक रिस्पॉन्स से होता है, जिसके कारण नैरोइंग हो जाती है एयरवे की और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है या ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, जिसके साथ साथ कंजेशन और थिकनिंग ऑफ वॉल्स हो जाती है ब्रोंकाई की और म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब स्टेटस अस्थमैटिकस एक कंडीशन है जिसे हम एक्यूट अस्थमा अटैक बोलते हैं, जो लास्ट होता है सेवरल डेज तक। ये मेडिकल इमरजेंसी है जो फैटल है। अब हम देखेंगे कॉसेस ऑफ अस्थमा अटैक। मेनली क्या क्या कॉसेस हो सकते हैं या क्या क्या एटियोलॉजी हो सकती है। तो यहाँ पे इसकी ट्रिक दी गई है नियर रोड। तो एन से आएगा नोज एंड साइनस प्रॉब्लम, ई से आएगा एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज एक्सेसिव कर लें तो अस्थमा अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो वो भी अस्थमा अटैक का कॉज हो सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ऑल्सो बी द कॉज ऑफ अस्थमा अटैक। रैपिड इफेक्ट ऑफ मोशन, समटाइम्स हम बहुत हंस लेते हैं या बहुत चिल्ला लेते हैं या रो लेते हैं, क्राई एक्सेसिव करने से भी ये अस्थमा अटैक आ सकता है। ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स सच एस डस्ट एंड केमिकल्स, जो लोग फैक्ट्री में वर्क करते हैं, जो डस्ट के साथ रेगुलर इनका कांटेक्ट रहता है। एलर्जेंस, कोई भी एलर्जी हो, या ड्रग्स यहाँ पे नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लामेटरी डिसीज़ की बात की गई है। अब हम देखेंगे कॉसेज और इटियोलॉजी। तो कुछ फैक्टर्स है यहाँ पे, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बताया गया है। मेनली ये कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आने से होता है, अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। चेंज इन ह्यूमिडिटी अगर चेंज होती है, मेनली ड्राई एयर। फिर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स जैसे कि सिगरेट्स, इंडस्ट्रियल स्मोक, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड। एलर्जन इन्हेलेशन, इन्हेल कर लिया हमने कोई भी एलर्जन, जैसे कि फूड ट्रीटेड विथ सल्फेट, बियर एंड वाइन। स्ट्रेस एंड इमोशनल अपसेट हो सकता है, मेडिकेशन हमने पहले भी पढ़ चुके थे, NSAIDs, बीटा ब्लॉकर्स। और स्ट्रॉन्ग ओडोर और परफ्यूम से भी हो सकता है अस्थमा। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर। इस फैक्टर में बोला गया है सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। अगर प्रीवियस हमारी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो हमें भी हो सकती है। उसके बाद पैसिव स्मोकिंग, कंटिन्यू स्मोकिंग करने से भी अस्थमा का अटैक आ सकता है। उसके बाद रेगुलर यूज़ ऑफ NSAIDs, अगर हम रेगुलर यूज़ करेंगे इस ड्रग का तो भी हमें अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ एलर्जेंस, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एलर्जेंस या एलर्जन के कांटेक्ट में हम आ गए। ओबेसिटी में ऑल्सो भी द कॉज और रिस्क फैक्टर ऑफ अस्थमा। लो बर्थ वेट पे भी, जो बच्चे लो बर्थ वेट के होते हैं, क्योंकि उनमें रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, ब्रीथिंग स्टैब्लिश नहीं हो पाती, इसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब अस्थमा को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, उसके 2 टाइप बताए हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को हम एलर्जिक भी बोलते हैं, जो मेनली चाइल्डहुड में होता है, और इंट्रिंसिक दैट इज नॉन एलर्जिक, जो कि नॉन एलर्जिक नहीं है, वो मेनली 35 ईयर के बाद होता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, कफ मेनली नाइट या अर्ली मॉर्निंग में होगा, डिस्पनिया, ब्रेथलेसनेस, हाइपोक्सीमिया। जो अस्थमा अटैक है वो कुछ मिनट से कुछ आवर्स तक भी रह सकता है। रोंकाई, ये साउंड प्रोड्यूस होती है जब हम इंस्पायर करते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी टाइप्स के अकॉर्डिंग है, जैसे कि इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में बताया है, जो कि एलर्जिक होती है, मेनली जो बच्चों में होती है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई हमारी बॉडी किसी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आती है, तो जो हमारे एलर्जेंस है और जो एंटीजन है और वो उन कांटेक्ट में आते हैं। जब इन्फेक्शन कांटेक्ट में आता है तो मास्ट सेल जो है वो कुछ केमिकल्स सीक्रेट करते हैं। वैसे ही सेम IG एंटीबॉडी होता है जो एलर्जेंस के अगेंस्ट काम करता है, वो भी वैसोफिल से कांटेक्ट में जाता है, वहाँ से कुछ केमिकल्स वगैरह सीक्रेट होते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है।
केमिकल मेडिएटर्स रिलीज करता है, केमिकल सच एज स्टमाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स। ये सारे ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं जिसके कारण डिप्सनिया हो जाता। अब हम देखेंगे इंट्रिंसिक जेस्ट जो कि नॉन एलर्जिक है। ये विज्ञान होता है दोनों सिस्टम में, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड नॉन सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स में। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे कि स्टिमुलेशन होगा अल्फा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर का जो कॉज करेगा ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कॉज करेगा कि एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जो कॉज करेगा ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन को। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें अस्थमा है। फर्स्ट इज हिस्ट्री कलेक्शन, हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि उसको कब से दिक्कत हो रही, कहीं कोई एलर्जेंस के कांटेक्ट में तो नहीं आया, कहीं घूमने गया था वहाँ पे आया। फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करके देखेंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि सांस लेने में प्रॉब्लम है या जो भी सिम्टम्स हमें अपीयर होंगे। चेस्ट एक्सरे एग्जामिन करेंगे। फिर उसके बाद हम स्पायरोमेट्री करेंगे ताकि हम कैपेसिटी देख सकें लंग्स की। उसके बाद हम ईबीजी करेंगे, आर्टरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जिससे हमें पता चल रहा है कि पेशेंट को हाइपॉक्सिया तो नहीं है या इंक्रीज एसिडोसिस तो नहीं है। उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे करेंगे ताकि उसमें देखेंगे हम उसमें हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं है लंग्स का। उसके बाद एस्कल्टेट करेंगे ब्रीथ साउंड को, अगर वीजिंग साउंड आएगी दैट मीन्स अस्थमा में भी प्रेजेंट। कॉम्प्लिकेशंस हम देख सकते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर, निमोनिया, कार्डिक अरेस्ट, एसिटालाइसिस और स्टेटस अस्थमैटिकस। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट में सबसे पहले बताया गया है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि डिसीज़ में ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन यूज़ हो रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, इसलिए हम ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करेंगे जो रिलैक्स करेगा। जैसे कि बीटा एंटागोनिस्ट की बात यहाँ कर रही है, सेम वही लिखा हुआ है कि ये कॉज करेगा एयरवे को वाइड करने में, थस बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है वहाँ को रिलैक्स करेगा, जो स्टिमुलेट करेंगे बीटा रिसेप्टर्स को। एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे सैल्ब्यूटामोल, एल्ब्यूट्रॉल एंड फॉरब्यूटनॉल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैटेगरी बताई गई है ज़ाइंथीन डेरिवेटिव से। ये इसके पास एक डायूरेटिक इफेक्ट है जो रिलैक्स करेगा स्मूथ मसल्स को, स्पेशली ब्रोंकाई। एग्जांपल थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन और डेरिफाइलिन। नेक्स्ट कैटेगरी एंटीकोलिनर्जिक्स। ये एक्शन इसका एक्शन है कि ये रिलैक्स करेगा स्मूथ मसल्स को और डिक्रीज करेगा म्यूकस का सिक्रेशन। मेनली इसमें एट्रोपियम दिया है और एट्रोपिन सल्फेट दिया जो हम नेबुलाइजर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक है। एग्जाम्पल में मिथाइल प्रेडनिसोलोन एंड बीटामीथाजोन। नेक्स्ट कैटेगरी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट रिसेप्टर। ये प्रिवेंट करते हैं ल्यूकोट्राइन एक्शन को बाय ब्लॉकिंग देयर रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल मोंटेलुकास्ट एंड ज़ेफियोलुकास्ट। उसके बाद है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ये स्टॉप करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ मास्ट सेल। जो हमने पहले देखा था कि जो मास्ट सेल है वो केमिकल सीक्रेट करते हैं, वही ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अब यहाँ पे अस्थमा के मैनेजमेंट की ट्रिक बताई गई है जो उसके खुद के नाम से होती है। अस्थमा इसे एंड्रोजेनिक हमने देख चुके हैं, उसका एग्जाम्पल है एल्ब्यूट्रॉल और सैल्ब्यूटामोल। फिर एस से आएगा स्टेरॉइड्स, टी से आएगा थियोफाइलिन, एच से आएगा हाइड्रेशन, आईवी हाइड्रेशन देना है। उसके बाद एम से आएगा मास्क ऑक्सीजन, हमें O2 थेरेपी देनी है। ए से आएगा एंटीकोलिनर्जिक जो कि मेनली एट्रोपिन सल्फेट है। अब हम देखेंगे स्टेप वाइज मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। इनिशियल स्टेज में हम इनहेल ब्रोंकोडायलेटर देंगे जैसे कि सैल्ब्यूटामोल। फिर जब सेकेंड स्टेज आएगी तो इनहेल फर्स्ट ड्रग के साथ हम सेकेंड कैटेगरी में उसको ब्रोंकोडायलेटर देंगे इनहेल करके, प्लस इनहेल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट देंगे। फिर थर्ड कैटेगरी में हम उसको इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर देंगे और इनहेल्ड हाई डोज देंगे स्टेरॉइड का। फिर फोर्थ कैटेगरी में हम उसको इनहेल्ड डोज देंगे स्टेरॉइड्स का, हाई डोज देंगे। उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर देंगे प्लस ज़ाइंथीन डेरिवेटिव्स देंगे। फिफ्थ कैटेगरी में हम उसको एडिशन ऑरल स्टेरॉइड देंगे स्टेप 4 के कंटिन्यू में। उसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं जहाँ पे हमें ड्रग प्रेस्क्राइब करना है अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन, दैट इज ब्रोंकोडायलेटर, एंटीकोलिनर्जिक, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट,
मिथाइलजाइंथीन्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। उसके बाद हमें पेशेंट को नेबुलाइज करा रहना है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ। उसके बाद हमें प्रोवाइड करना है म्यूकोलाइटिक्स ताकि थिक स्पूटम एक्सपेल्ड आउट हो सके। फिर हमें मॉनिटर करना है ईबीजी गैस एनालिसिस और पल्स ऑक्सीमेट्री करना है ताकि हाइपॉक्सिया हम डिटेक्ट कर सकें। हमें पेशेंट का हेड है जो एलिवेट करना है, उसकी पोजीशन चेंज करवाना है रेगुलरली। हमें मेनली उसे फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कराना है ताकि उसके जो लंग्स है वो अच्छे से एक्सपैंड हो सके प्रॉपरली और डिप्सनिया से उसमें डिप्सनिया आने के चांसेस ना हो। उसके बाद हमें पेशेंट को टेक्निक बतानी है कि इन्हेलर कैसे यूज़ करना है जो कि डिक्रीज़ करेगा सिम्टम्स को, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस है। नर्सिंग डायग्नोसिस में पहला हम देखेंगे इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सिक्रेशन थिक म्यूकस। हमें पेशेंट का एयरवे क्लीन करना है जो कि जिसके कारण ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है और जो प्रोडक्शन है सीक्रेशन का वो ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद हमें इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज करना है ताकि O2 सप्लाई अच्छे से पेशेंट को मिल सके। उसके बाद हमें न्यूट्रिशन पे फोकस करना है। देन वी हैव टू प्रोवाइड नॉलेज रिगार्डिंग द डिसीज कंडीशन, सेल्फ केयर नीड्स एंड द ट्रीटमेंट। एंजाइटी रिड्यूस करना है पेशेंट को। उसके बाद हम देखेंगे हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में हमें मेनली 5 AP कॉन्सेंट्रेट करना है जो कि है अवॉइड एलर्जेंस, अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, क्योंकि हमने पहले देखा था कि कोल्ड वेदर में मेनली अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा है। अवॉइड माउथ ब्रीथिंग, हमें माउथ से ब्रीथिंग अवॉइड करना है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ वायरल इन्फेक्टियस पीपल, मेनली जो वायरल इन्फेक्टेड पीपल है उनसे हमें कॉन्टैक्ट से में नहीं रहना। अवॉइड स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग भी बंद करनी है, एक्यूट या पैसिव दोनों कैटेगरी में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।